अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के यूरेनियम को लेकर दावा किया है। उन्होंने शनिवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा सीज फायर खत्म किया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि नाकेबंदी तो जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ने के बजाय अटकती दिख रही है। पाकिस्तान में हाल ही में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, हालांकि बैक चैनल बातचीत से उम्मीद जगी थी। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया जो 2006 से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दायरे में 2005-6 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा भी शामिल है। इसके साथ ही 2 अंतरिम सरकारों के प्रमुख खिलराज रेग्मी और सुशील कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी आएंगे। इसके अलावा 3 राष्ट्रपति राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी और मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी जांच के घेरे में होंगे। ये जांच सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं बल्कि इनमें मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे 100 से ज्यादा वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल होंगे। ईरान ने सीज फायर के दौरान हार्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सभी कॉमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहाज एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे जिसे ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अरागची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही हार्मुज स्ट्रेट खुल गया है लेकिन ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए। यह युद्ध विराम भारतीय समयानुसार गुरुवार देर रात 2:30 बजे लागू हो गया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की जिसके बाद यह सहमति बनी। उन्होंने बताया कि वह नेतन्याहू और जोसेफ ऑन को वाशिंगटन में बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हफ्ते वाशिंगटन में दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी के मामलों पर अब व्हाइट हाउस में सवालों के घेरे में है। 2023 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए हैं जिनमें वैज्ञानिक या अधिकारी या तो लापता हो गए या संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई है। बुधवार को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में पहली बार प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इन घटनाओं पर सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा, मैंने सभी संबंधित एजेंसियों से इस बारे में बात नहीं की, मैं ऐसा करूंगी और आपको जवाब दूंगी। उन्होंने आगे कहा, अगर यह सही है तो यह निश्चित तौर पर ऐसी बात है जिसे सरकार जांच के लायक मानेगा। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। हमले के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर उस पर फायरिंग की। हमला किसने और क्यों किया यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। यह 1 साल से भी कम समय में दूसरा मौका है जब हमजा पर हमला हुआ। इससे पहले पिछले साल मई में भी उसे घर के बाहर अज्ञात लोगों ने गोली मारी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का मुद्दा बीते साल से चर्चा में है। बीते साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इसके बाद से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है क्योंकि सिंधु नदी बेसिन दोनों देशों के करीब 30 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा है। इसमें खेती के लिए सिंचाई से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट फंड के रूप में $1.2 अरब देने की घोषणा की है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत है क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और महंगाई दर 22% से ज्यादा हो चुका है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है और तेल गैस के संकट ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी करने का फल पाकिस्तान को मिला है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर संकट है और देश ने IMF की ज्यादातर शर्तों को पूरा किया है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने शनिवार को अपने एयरस्पेस को आंशिक रूप से खोलने हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सीमित राहत दी है। ईरान के सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक देश के पूर्वी हिस्से का एयरस्पेस अब ट्रांजिट फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है। साथ ही कुछ एयरपोर्ट्स को भी स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे से दोबारा ऑपरेशन
जारी करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इस ऐलान के कई घंटे बाद तक जमीनी स्थिति में बड़ा बदलाव नजर नहीं आया है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के डेटा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी भी ईरान के ऊपर से गुजरने से बच रही हैं और लंबा डिटूर लेकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रही हैं। 12 साल की सैन्य मौजूदगी के बाद अमेरिका ने सीरिया से अपने सभी सैनिक निकाल लिए और सैन्य ठिकाने खाली कर दिए हैं। अप्रैल 2026 में हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला निकाला गया। इसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिए हैं। सीरियाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह कदम देश को एकजुट करने और पूरे इलाके पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बड़ा मोड़ है।